मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के अंतर्गत बाद के समय के तुगलक शासकों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम परवर्ती तुगलक शासक कहते हैं। यहाँ पर बाद के तुगलक शासकों से हमारा तात्पर्य फिरोज़ तुगलक के बाद और सैयद वंश की स्थापना के बीच में जितने भी तुगलक शासक हुए उनसे है। पीछे के चैप्टर में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज़ तुगलक की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसके पोते फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह, जिसका नाम था, वह गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय युवा था, अनुभवहीन था और इसलिए आमोद प्रिय भी था। उसकी आमोद प्रियता के कारण वह बहुधा अमीरों के साथ बेहुदे आचरण कर देता था और इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार भी कर देता था, जो सामान्यतः एक सुल्तान के लिए शोभा नहीं देता। परिणाम ये हुआ कि उसके आचरण से क्रुद्ध होकर अमीरों और मलिकों ने उसे उसकी गद्दी से हटा दिया और जफ़र खां के पुत्र अबू बकर को दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठाया। यह घटना 19 फरवरी 1390 ईस्वी की है। इसी समय एक और व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठने के ख्वाब देख रहा था। उसका नाम था शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद सुल्तान फिरोज़ तुगलक के समय नाइब के महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर चुका था और इसलिए उसे लगता था कि उसका अनुभव है और वह अपनी एक क्षमता रखता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे और उसको संभाले। परंतु जब वो नाइब था, उसी समय दिल्ली के अमीरों के एक दल ने उसे राजधानी से मारकर भगा दिया था। अब अनुकूल परिस्थिति देखते हुए शहजादा मोहम्मद ने फिर से दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया और चूंकि अमीर जो उस समय थे वो गद्दी पर बैठने वाले शासकों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन अमीरों में एक ऐसा गुट था जो शक्तिशाली भी था। उनकी सहायता से 24 अप्रैल 1389 ईस्वी में शहजादा मोहम्मद ने समाना में, जहाँ पर वो था, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब दिल्ली में दो सुल्तान हो गए, एक अबू बकर और दूसरा शहजादा मोहम्मद। अब एक म्यान में दो तलवारें जैसे नहीं आ सकती, वैसे ही एक ही गद्दी पर दो शासक नहीं बैठ सकते। इस कारण उन दोनों के बीच में संघर्ष होना लाजमी था, आवश्यक था और वह संघर्ष प्रारंभ भी हुआ। और इस संघर्ष में शहजादा मोहम्मद भारी पड़ा और अबू बकर को 1390 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ी शहजादा मोहम्मद के पक्ष में। परंतु दिल्ली का दुर्भाग्य कि शहजादा मोहम्मद भी अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका
वह भी बहुत विलासी व्यक्ति था, मद्यपान का प्रेमी था, और परिणाम ये हुआ कि शासक बनने के बाद में वह इस विलासिता में डूब गया, अत्यधिक मद्यपान करने लगा, दारू पीने लगा, और इस कारण अतिशय विलासिता और मद्यपान के कारण मात्र लगभग 4 साल के शासन के उपरांत ही 1394 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, परंतु हुमायूं का शासनकाल भी अल्पकालीन हुआ और 8 मार्च 1395 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई। और परिणाम स्वरूप मोहम्मद का सबसे छोटा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और आगे जाकर यही नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। फिरोज तुगलक के सबसे बड़े पुत्र फतेह खान के एक पुत्र नसरत शाह ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए नासिरुद्दीन महमूद के साथ संघर्ष किया, और फिर से एक स्थिति ऐसी बन गई कि दिल्ली में कुछ समय के लिए एक साथ 2 सुल्तानों ने शासन किया। एक यानी नासिरुद्दीन महमूद ने दिल्ली में और दूसरे ने फिरोजाबाद से। इतिहासकार बदायूनी ने दिल्ली की तत्कालीन स्थिति का बड़े ही रोचक ढंग से उल्लेख किया है। उसने कहा कि दिल्ली के उन दोनों शासकों ने उसी भांति एक दूसरे के साथ व्यवहार किया, संघर्ष किया, जिस प्रकार से शतरंज के बादशाह शतरंज की बिसात पर करते हैं। अर्थात जैसे शतरंज के खेल में शह और मात का प्रयास निरंतर जारी रहता है एक दल का दूसरे दल के प्रति, उसी प्रकार इन दोनों सुल्तानों के बीच में भी शह और मात का संघर्ष निरंतर चलता रहा। यह बड़ा दुर्भाग्य था कि फिरोज तुगलक के बाद में जितने भी तुगलक वंश के शासक गद्दी पर बैठे वो सारे के सारे अयोग्य निकले। उनमें ना तो किसी प्रकार की योग्यता थी और ना ही किसी प्रकार का चरित्र बल। परिणाम ये हुआ कि वो महत्वाकांक्षी, स्वार्थी और सिद्धांतहीन अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गए। ये अमीर जो राज्य के हितों की उपेक्षा करके स्वयं निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कुचक्र और षड्यंत्र निरंतर रचते रहते थे, उनके हाथों की कठपुतली सुल्तान बन गए, क्योंकि उनमें योग्यता नहीं थी। सुल्तानों में जो भी उत्तराधिकारी बने वो अयोग्य थे, इसलिए आसानी से इन अमीरों के वो प्रभाव में आ जाते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी दावेदार थे सिंहासन के लिए, उनमें संघर्ष छिड़ गया और इसका असर दिल्ली सल्तनत के ऊपर हुआ। सल्तनत छिन्न भिन्न होने लगी और जिसके बस में जो पड़ा वैसा उन्होंने करने का प्रयास किया। शक्तिशाली सामंतों ने दिल्ली के प्रभुत्व से अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, मुक्त करने का प्रयास किया, और परिणाम स्वरूप वो अपने अपने सूबों के वास्तविक शासक बन बैठे।
इससे दिल्ली की सुदृढ़ता और एकता समाप्त होने की कगार पर आ गई। एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मोहम्मद तुगलक तक अनेक सुल्तानों ने अपने पराक्रम, योग्यता और परिश्रम से खड़ा किया था, वह दिल्ली सल्तनत का राज्य टूटकर बिखरने की स्थिति में आ गया। मलिक सरवर नामक एक व्यक्ति ने, कहते हैं कि वो हिजड़ा था और सुल्तान उस सर की उपाधि उसे प्राप्त हो रखी थी। वह जौनपुर में स्वतंत्र शासक बन बैठा और जौनपुर में एक नए राजवंश की नींव उसने डाली जो सरकी राजवंश के नाम से जानी जाती है। गुजरात सूबे में जफ़र खान नामक एक व्यक्ति ने, जो पहले गुजरात का सूबेदार रह चुका था, उसने गुजरात का दिल्ली से संबंध तोड़ दिया और वह भी एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य में तब्दील हो गया। मालवा तथा खानदेश स्वतंत्र राज्य बन गए। उत्तरी पूर्वी पंजाब में खोखरों ने, जिनका पूर्ण रूप से कभी भी दमन नहीं किया जा सका था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, फिर से विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। राजस्थान के शासक तो कभी भी दिल्ली का प्रभुत्व स्वीकार करते ही नहीं थे, वो स्वतंत्र हो गए। ग्वालियर भी स्वतंत्र राज्य बन गया। दिल्ली सल्तनत का सबसे उपजाऊ प्रदेश जो उसे बहुमूल्य राजस्व प्रदान करता था, अर्थात दोआब, ये दोआब के जो लोग थे, ये दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली समय में भी कभी भी आसानी से कर नहीं देते थे। यहाँ के हिंदुओं ने हमेशा, चाहे वो मोहम्मद तुगलक हो या फिरोज़ तुगलक हो, उनके अच्छे दिनों में भी तलवार की सहायता के बिना राजस्व कभी वसूला नहीं जा सका। उन्होंने भी अब दिल्ली सल्तनत की जो दास्ता थी उसकी बेड़ियां तोड़ने का प्रयत्न किया। भरतपुर राजस्थान के पास बयाना नामक एक स्थान है, वह एक नया मुस्लिम राज्य बन गया। कालपी ने भी उसका ही अनुसरण किया और परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे दिल्ली के जितने भी शक्तिशाली सामंत थे, उन्होंने एक एक करके दिल्ली से अपना संबंध विच्छेद करना प्रारंभ कर दिया और एक ऐसी छिन्न भिन्न स्थिति थी जिसको एक घातक प्रहार की ज़रूरत थी और वह घातक प्रहार किया 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने, और इसके परिणाम स्वरूप एक सशक्त दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यहाँ पर हमने मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज़ तुगलक और उसके बाद के जितने भी तुगलक वंश के शासक हुए हैं, उनके काल की दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी उसका एक हमने मोटा सा अध्ययन किया है। आशा है ये आपको समझने में निश्चित रूप से लाभदायक रहा होगा। धन्यवाद।